हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक क्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ जो रसायन विज्ञान, जो हमारी केमिस्ट्री होती है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, जो टर्म्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनका आगे चल के बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम पहले कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान के अंदर होता क्या है। तो रसायन विज्ञान हमारा जो विज्ञान है उसकी वह शाखा है, उसकी वो शाखा है जिसके अंदर हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले पदार्थ तो पता होना चाहिए, पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा वह कुछ जगह घेरती हो, मीन्स जिसका कुछ आयतन हो। जगह घेरना, इसका मतलब क्या है कि आयतन होता है उसका, ठीक है। तो उसे हम पदार्थ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने आसपास कोई भी वस्तु देख लो, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान जैसे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ है, मतलब भार है उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। वैसे भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन द्रव्यमान के कारण ही भार आता है किसी चीज़ का, तो ये भी समझना जरूरी है। तो द्रव्यमान का मतलब आप एक मोटा तौर पे लेके चल सकते हो कि भार है उसके अंदर कुछ ना कुछ भार है और उसने कुछ ना कुछ जगह घेरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ देख लो, कोई पेन है, किताब है, ठीक है। पेन हो गया, किताब हो गई, कोई जो मेज होता है, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। तो अगर हमें पदार्थ का पता चल गया तो पदार्थ, अब नेक्स्ट चीज़ जो आगे वाली चीज़ है वो क्या आती है कि पदार्थ जो है ये बना कैसे। तो इस चीज़ के ऊपर ना बहुत ही पुराने टाइम से क्या है, अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी कुछ बातें सामने रखी, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ बताया। जैसे हमारे आज से लगभग, जब आज से बात कर लो 2000 साल के पहले जो है क्या हुआ था, कोई दो हमारे दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब फिलोसफर थे। एक तो थे ग्रीक के अंदर डेमोक्रिटस और एक ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। और दूसरी जो हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कौन थे, महर्षि कणाद थे। तो इन्होंने लगभग एक ही टाइम के ऊपर, एक ही समय के ऊपर क्या किया था, ये धारणा दी थी, ये चीज़ बताई थी कि परमाणु, एक जो पदार्थ है ना, वो पदार्थ परमाणु से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, परमाणुओं से मिलके बना होता है। अब परमाणु क्या है, कहते हैं परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप में रह भी सकती है और नहीं भी। अब ये कैसे, ये तो बाद की बात है, लेकिन परमाणु उन्होंने कैसे कहा, तो उन्होंने क्या किया, कोई भी एक वस्तु को उठाया और उस वस्तु को, अगर आप उदाहरण के लिए समझो कि हम अगर कोई लकड़ी उठा लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे पेन है, तो अगर कोई आप लकड़ी उठाते हैं एक, तो उस लकड़ी को अगर आप बार बार तोड़ते चले जाओगे, छोटे छोटे हिस्सों में आधा आधा करते चले जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाओगे, उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ नहीं पाओगे। तो वो जो चीज़ है जहाँ पे हम तोड़ नहीं पा रहे आगे उसको, तो उस चीज़ को इन्होंने क्या कहा था, परमाणु, परम अणु। परमाणु मीन्स परम अणु, वह छोटे से छोटा कण, ठीक है, जो आगे टूट नहीं सकता। ये भी इन्होंने कहा था कि जो आगे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वो आगे तोड़ा जाने की जो बात थी वो थोड़ी सी गलत हो गई। लेकिन परमाणु के बारे में बाद में क्या बात आई कि परमाणु क्या है, परमाणु पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप में रह भी सकती है और नहीं भी। कई जगह पे तो क्या होगा, किसी चीज़ के लिए तो जो उसके परमाणु होंगे वो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने का मतलब है कि एक जो परमाणु है, अकेला परमाणु रह सकता है, और कई होंगे जिनके अकेले परमाणु जो स्वतंत्र रूप में हमारे वातावरण के अंदर नहीं रह सकते। जैसे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसकी बात करो तो वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, वो कभी भी नहीं रहता स्वतंत्र रूप में, वो हमेशा यौगिक के रूप में रहता है, मतलब किसी ना किसी के साथ जुड़ के रहता है वो हमेशा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है H2,
हाइड्रोजन को किससे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, H से दर्शाया जाता है। इसका सिंबल क्या है, H। तो इसको H से दिखाते हैं, तो H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। वो हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप हीलियम की बात करो तो हीलियम का जो उसको दर्शाते किससे हैं, He से दर्शाते हैं। तो हीलियम के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। हीलियम का परमाणु अकेला रह सकता है, वो वातावरण के अंदर अकेला स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो वो परमाणु के लिए इसीलिए कहा गया कि ये कभी कभी तो स्वतंत्र रूप में रहता है और कभी कभी नहीं। तो वह इकाई है छोटी से छोटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या आया, अणु। उसके बारे में बाद में क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप में रहना शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु स्वतंत्र रूप में रहना शुरू करते हैं जुड़ के, तो उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़ के स्वतंत्र रूप में रह रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस है। ऐसे ही ये क्या है, जल के लिए है, वाटर के लिए है ना, H2O। तो अणु पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई, ये भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई है। लेकिन कौन सी छोटी से छोटी इकाई है, जो हमेशा स्वतंत्र रूप में रह सकती है। उसके लिए था कि कभी रह सकती है और कभी नहीं, लेकिन इसके लिए क्या है कि ये हमेशा ही स्वतंत्र रूप में रह सकती है। उसे हम कहते हैं अणु। उसे क्या कहते हैं, अणु। तो ये जो चीजें हैं, परमाणु और अणु, इनके मिलने से बनता क्या है, तो इनके मिलने से दो चीजें बनती हैं। देखो, तत्व और यौगिक, ठीक है। जो हमारा पदार्थ है उसको हम आगे अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जो वर्ग हैं वो कौन से हैं, तत्व और यौगिक है, ठीक है। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व जैसे आप सोना कहते हो, सोना एक तत्व है। तांबा भी क्या एक तत्व है, लोहा ये भी एक तत्व है। और अगर आप इसके बारे में बात करोगे, जो सोना होता है, प्योर सोना, जो शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का बोलते हैं हम जिसे, तो उसके अंदर सारे के सारे जो कण होंगे, वो सारे के सारे कण किसके होंगे, वो सारे के सारे सोने के होंगे। सारे के सारे जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे, सोने के होंगे, है ना। तो पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर सारे के सारे परमाणु किसके होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे अगर सोने की बात करो तो इसके अंदर सारे के सारे परमाणु किसके हैं, सोने के हैं। तांबे की बात करो, सारे के सारे परमाणु किसके हैं, तांबे के हैं। तो इसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। नेक्स्ट क्या है, अगर एक से ज्यादा तत्व के जो परमाणु हैं, ये अलग अलग जो तत्व हैं, उनके परमाणु आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, आपस में जुड़ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यौगिक। तो पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो एक से अधिक प्रकार का मतलब है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होंगे, जब वो जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। उससे क्या बनेगा, यौगिक। तो जो यौगिक है, जैसे H2O, जल मतलब वाटर है, तो वाटर के अंदर या जल के अंदर क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के तत्व आपस में मिल रहे हैं। दो प्रकार के तत्व मिल रहे हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गए आपस में और क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या है, तत्व और यौगिक, ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, आप उनको जो अलग अलग वर्गों के अंदर रख के देखो कि कौन सी चीज तत्व और कौन सी चीज क्या है, यौगिक है, ठीक है। कौन सी चीज तत्व और कौन सी चीज यौगिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारी, हम चीज शुरू करते हैं, हमारा जो लेसन है, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है, देखो, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब आप कुछ हमारे जो दैनिक, हमारे डेली के जो कुछ परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखो तो आप उनके अंदर देखो क्या हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जो दूध होता है उसको गर्मी के अंदर ना क्या किया हमने, कमरे के अंदर खुला छोड़ दिया, फ्रिज के अंदर नहीं रखा हमने उसको। तो जब उसके अंदर खुला छोड़ दिया तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उसकी जो गंध है, उसकी जो स्मेल है वो बदल जाएगी,
ठीक है, उसका जो टेस्ट है, स्वाद भी बदल जाएगा, उसका स्वाद भी बदल जाएगा। मीन्स इसका मतलब है कि वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब वो जब उसका स्वाद बदल गया, उसकी गंध बदल गई, ठीक है, तो ये सारे ना, ये क्या है, एक रासायनिक जो बदलाव है, परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ये उसके लक्षण है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर उसका स्वाद बदल रहा होता है, उसके अंदर उसका गंध बदल रही होती है, तो उससे हम कहते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो, लोहे का तवा हो या फिर कील हो को आंध्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तो आंध्र वायुमंडल क्या होता है? आंध्र वायुमंडल का मतलब है कि हवा के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब बारिशों के दिन होते हैं तो उस समय हवा के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वातावरण के अंदर अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। लाल भूरे रंग की क्या चढ़ जाएगी? परत, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जंग। लोहे को जंग लग जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या, एक नई चीज बन गई ना उसके ऊपर, कोई नई चीज बन गई उसके ऊपर, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अंगूरों का किण्वन हो जाता है। किण्वन होना मीन्स पक जाना। किण्वन होना मीन्स पक जाना। अंगूर पक जाते हैं, तो जब अंगूर पकते हैं तो उसका स्वाद बदलता है ना। अंगूर कच्चा जब होता है तो वो खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। लेकिन जब पक जाता है तो वो अपने आप क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो एक अंगूर अपने आप ऐसे कैसे हो गया? उसका स्वाद कैसे बदल गया? तो उसका जो स्वाद बदल रहा है वो किसके कारण बदल रहा है? रासायनिक परिवर्तन के कारण बदल रहा है। भोजन पकाया जाता है। भोजन भी क्या था? अब इसके अंदर ये भी है, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो उनको वापस नहीं लिया जा सकता। उनको आप वापस उसी रूप में नहीं लेके जा सकते जहां से आपने शुरू किया था। रासायनिक परिवर्तन की ये भी एक क्या होती है? उसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो अगर आपने खाना पका लिया तो पकाने के बाद दोबारा आप उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं लेके जा सकते ना। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आप जो रासायनिक परिवर्तन का पता चल गया, ऐसे ही हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, शरीर खाने को पचा लेता है, तो वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े अभी? रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो उसके अंदर भी क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो वहां पे हम ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लेके जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम शरीर से क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन लेके गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। कोई नई चीज बन रही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों ही क्या है? अलग है। ऑक्सीजन मतलब O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? CO2। तो ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो कोई नई चीज बनना भी क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। इन सभी जगहों पे कुछ न कुछ बदल चुका है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वह होते हैं जिसके अंदर कोई नई वस्तु नहीं बनती, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, कोई नई चीज नहीं बन रही होती। ठीक है, जैसे हमने यहां पे देखा, अगर आप देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किस में बदल गई? ऑक्सीजन किस में बदल गई? ऑक्सीजन बदल गई किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2 के अंदर बदल गई ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो, हमने क्या लिया? ठोस जो है, मतलब बर्फ है, उसको कुछ गर्म किया। ये जो त्रिभुज का निशान लगाया, इसका मीनिंग है गर्म करना। ठीक है, तो बर्फ जो है, बर्फ को हमने गर्म किया तो क्या बन गया? तरल के अंदर मीन्स पानी के अंदर बदल गया, ये जल के अंदर बदल गया। अब ये क्या है? ये ठोस अवस्था थी, जल की ठोस अवस्था थी, और ये क्या है? तरल अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? तरल अवस्था है। इसको हम S से लिख सकते हैं। S मतलब सॉलिड, ठोस, और तरल मतलब लिक्विड, L से। और अगर इसको और भी ज़्यादा गर्म करोगे तुम तो क्या बन जाएगा? इसके क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे, मतलब इसका वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, भाप में बदल जाएगा ये। तो इसको हम क्या कहेंगे? गैस अवस्था।
कैसी अवस्था? गैस अवस्था। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। लेकिन हुआ क्या, इसके अंदर भी अगर ठोस की बात करो, ये यहाँ पे भी H2O था, यहाँ पे भी ये क्या था? H2O था, और यहाँ पे भी ये क्या रह गया? H2O। इन सभी के अंदर कोई नई चीज नहीं बनी, बस उसकी अवस्था बदली है। उसकी क्या बदली है? अवस्था बदली है। तो ये क्या होता है इसके अंदर? और तुम क्या कर सकते हो, अगर इसको ठंडा करना शुरू करो, ठीक है, इसको क्या करना शुरू करो तुम? ठंडा, ठीक है, तो कूलिंग, या मतलब क्या कर सकते हैं हम? ठंडा करना शुरू किया इसको। तो अगर ठंडा करना शुरू करोगे तो ये वापस किस में बदल जाएगा? पहले जल के अंदर, फिर किसके अंदर बदल जाएगा? ठोस के अंदर, बर्फ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? वापस उसी अवस्था में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करो तो बिना अगर ऐसे आप ठंडा या गर्म करोगे तो उससे आप इसको आसानी से वापस उसी रूप के अंदर लेके नहीं जा सकते। जैसे खाना पक गया तो पके हुए खाने को आप वापस कच्चे खाने में बदल नहीं सकते। अगर उसको ठंडा करोगे तो फिर भी वो पका हुआ ही रहेगा, ठीक है, बस उसका तापमान कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है? भौतिक बदलाव है, भौतिक परिवर्तन है, और ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया हुई है। अगर कोई भौतिक परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? असल में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो असल में एक रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि किसी जगह पे रासायनिक परिवर्तन आना। मतलब कुछ लेके चले थे हम, उस चीज का उपयोग करके हमने कोई नई चीज बना दी, कोई नई चीज बना दी, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक क्रियाकलाप किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं? एक मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का क्या है? एक रिबन। इस रिबन को हमने आग लगाई है, इसको जलाया है। ठीक है, इसको जलाने से हुआ क्या? जब कोई भी चीज जलती है तो उसकी राख बनती है। क्या बनती है? राख। तो जब ये रिबन जल जाता है तो यहाँ पे नीचे सफेद रंग की क्या इकट्ठी हो जाती है? राख इकट्ठी हो जाती है। अगर उस राख की बात करो तो वो राख क्या है? वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वो राख क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो वो राख अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसके अंदर हुआ क्या? ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या? हमने क्या किया था? मैग्नीशियम को दहन किया। इसको दहन करना मतलब जलाया। मैग्नीशियम का दहन किया। अब वो दहन होता किसके साथ है? हमेशा दहन करने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जब दहन हुआ तो दहन होने के बाद बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? अब मैग्नीशियम लेके चले थे, मैग्नीशियम लेके चले, लेकिन बदल किस में गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं? अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो नई चीज बन गई ना। तो ये क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमने जो लिखी है, ये उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमने एक समीकरण लिखा है। क्या लिखा है? समीकरण। क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एक रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता लगा होगा। अभी रासायनिक समीकरण के बारे में हम आगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ, जो मैग्नीशियम है वो चमकदार लौह के साथ जलता है और दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण मतलब राख में परिवर्तित हो गया। यह जो श्वेत चूर्ण है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली विक्रिया के कारण यह बनता है। ये किसके कारण बना? जो हवा के अंदर ऑक्सीजन पड़ी थी उसके साथ अभिक्रिया कर गया। ये क्या कर गया? अभिक्रिया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक और क्रियाकलाप किया है। ये क्रियाकलाप क्या है? हमने क्या किया? इस जगह पे यहाँ पे जो जिंक होती है, जिंक के क्या किए? जस्ता कह रखा है इन्होंने। जिंक मतलब जस्ता, जिस्ती।
ठीक है। जिंक मतलब जस्ता जो है उसके दाने यहाँ पे बीच में ले लिए, ठीक है, इसके बीच में ले लिए। इसका नाम क्या है? शंक्वाकार फ्लास्क। ये क्या है? शंक्वाकार फ्लास्क। शंक्वाकार मतलब जैसे वो नीचे की तरफ से शंकु के आकार की है। नीचे की तरफ से किसके आकार की है? शंकु। ऐसे होता है ना शंकु, जो शंकु होता है इस प्रकार से होता है ना, नीचे की तरफ से ऐसे टोपी की तरह, जोकर की टोपी की तरह होता है, ठीक है। तो शंक्वाकार क्या है? फ्लास्क है। इसके अंदर डाल दिया, ऊपर से इसके अंदर क्या डाल दिया? तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाल दिया? तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसमें से एक गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? एक गैस। वो गैस निकलेगी तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है। तो हमने एक चीज़ क्या ली थी? ये दानेदार है, तो मतलब ये क्या है? ठोस अवस्था में है। एक चीज़ तरल अवस्था में थी, तो एक ठोस अवस्था में थी, एक तरल अवस्था में से थी, लेकिन बन क्या रहा है? यहाँ पे एक गैस बन रही है। यहाँ पे बन क्या रही है? एक गैस। तो यहां से हमें कुछ बातें साफ साफ पता चली। क्या? कि अगर कहीं क्या किया गया, दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम बता सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं क्या? कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब हो सकता है कि आपने दो ठोस चीजें ली, लेकिन उनकी अभिक्रिया से क्या बन गई? एक गैस बन गई, ठीक है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है। कोई चीज पहले किसी और रंग की थी, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद उसका रंग और हो गया, ठीक है। गैस का निष्कास, गैस का निकास, गैस निकल सकती है वहां पे, जैसे इस जो केस के अंदर निकल रही थी। तापमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन। तो अगर आपको तापमान के परिवर्तन का उदाहरण दूं तो जैसे जो कली होती है, क्या होती है? कली, ठीक है। आपने देखी भी होगी, कोई भी ग्राउंड वगैरह होता है जहां पे कोई खेलें वगैरह हो रही होती हैं, तो वहां पे उससे जो लाइनें लगाई जाती हैं वाइट वाइट कलर की होती है ना, तो अगर उसको आप पानी के अंदर डालोगे तो अपने आप ही ना उबलना शुरू कर देती है और उसका तापमान बढ़ जाता है अपने आप। तो वो तापमान बढ़ रहा है ना, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है। ये सभी के सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो यदि हम अपने आसपास के हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की प्रक्रियाएं या प्रक्रियाएं, विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और उनको किस प्रकार से एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि आपको आगे भी आने वाली इसी प्रकार की और वीडियोज़ का पता चलता रहे। थैंक यू।